हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट्स के अंदर इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर्स दोस्तों ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ऑल इज़ लेफ्ट इन दैट चैप्टर इज़ दैट व्हेन शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक compared to the other sections of topic and concepts that we did in the prior videos. हमने प्रीवियसली जो क्वेश्चंस किए थे उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो इशू शेयर फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश था उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस इन्वॉल्व थी और काफ़ी कुछ वर्किंग नोट्स लगते थे। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। सिंपल सा टॉपिक है और 2-4 जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ती है, उसमें क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, हमने समझा था कि शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। द सिंपल ट्रांजैक्शन ओवर हियर इज दैट वन पार्टी इज कंपनी एंड अनदर पार्टी इज शेयर होल्डर। जब शेयर्स कैश में इशू होते हैं तो शेयर होल्डर्स कैश देते हैं कंपनी को और उसके बदले उन्हें शेयर्स मिल जाते हैं। बट इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, व्हाट हैपन्स इज देयर इज़ अ वेंडर, अ सप्लायर ऑफ सम एसेट्स और बिजनेस, राइट। या तो कोई एसेट सप्लाई हो रहा है दोस्तों या कोई बिजनेस सप्लाई हो रहा है। तो ये वेंडर जो है ये कंपनी को ईदर दिस वेंडर इज सप्लाइंग सम एसेट्स और वी आर ऑल टुगेदर बाइंग अ बिजनेस। तो उस बिजनेस में बंच ऑफ एसेट्स होंगे, कुछ लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, अगेंस्ट विच द कंपनी इज सपोज टू पे दिस वेंडर सम मनी, राइट। व्हाट द कंपनी इज डूइंग इज कंपनी इस वेंडर को उसके बदले क्या दे रही है, शेयर्स इशू कर रही है। भाई हम इस ट्रांजेक्शन को इस तरीके से देखें कि कंपनी ने वेंडर के नाम पे शेयर इशू किए तो वेंडर इज सपोज टू पे देम कैश की जगह वेंडर उस कैश के इक्विवेलेंट एसेट्स दे रहा है या अपना बिजनेस दे रहा है जिसके नेट एसेट्स इन शेयर्स के इक्विवेलेंट होंगे। ये हो गया इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो 2 सिचुएशंस हैं बेसिकली, एक जब एसेट्स इशू होते हैं, एसेट्स परचेज किए जाते हैं और शेयर्स इशू होते हैं, और दूसरा है बिजनेस, राइट। तो दोनों ही सिचुएशन में जर्नल एंट्रीज क्या डलेंगी ये मैं समझा देता हूँ आपको। जर्नल एंट्रीज व्हेन एसेट इज टेकन ओवर। व्हेन एसेट इज टेकन ओवर तो सबसे पहले हम एसेट को परचेज करेंगे किसी सप्लायर से, वो क्रेडिट परचेज होगी एक एसेट की, तो उसकी जर्नल एंट्री डल जाएगी एसेट अकाउंट DR टू वेंडर अकाउंट, जो भी हमारा सप्लायर है, वेंडर है, एसेट अकाउंट DR टू वेंडर अकाउंट, राइट दोस्तों। अब इस वेंडर को हमें पेमेंट करना है, वी आर सपोज टू पे हिम सम मनी, राइट। तो हम इस वेंडर को पेमेंट करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या डलती, नॉर्मली अगर उसका पेमेंट कैश में होता तो एंट्री डलती वेंडर अकाउंट DR टू कैश या बैंक अकाउंट, है ना। पर यहाँ पर दोस्तों हम इन्हें कैश नहीं दे रहे हैं, हम इन्हें इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, तो एंट्री डल जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सीधा कैपिटल क्रेडिट कर दीजिए। अगर ये शेयर्स दोस्तों प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो एंट्री डल जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं हो सकते हैं, तो उसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। प्रीमियम इशू हो रही, अच्छा अगर थोड़े पैसे हम चेक के थ्रू दे रहे हैं तो टू बैंक आ जाएगा, अगर कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश आ जाएगा, और अगर हम कोई बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट तो टू बिल्स पेबल अकाउंट भी आ जाएगा, वॉट एवर द केस माइट बी। तो जब वेंडर को पेमेंट होगा तो कुछ इस तरह की एंट्री डल जाएगी, वेंडर अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इफ देयर इज प्रीमियम देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एंड इफ अ पार्शियल अमाउंट ऑफ दैट एसेट इज पेड इन कैश और थ्रू चेक और अ बिल इज एक्सेप्टेड फॉर द सेम, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ये दूसरी एंट्री डल जाएगी दोस्तों, राइट। अब बात करते हैं हम, जब हमने वेंडर से, सप्लायर से उनका पूरा बिजनेस परचेज कर लिया है ना, तब किस तरीके से एंट्री डलेगी वो मैं समझा देता हूँ। बिजनेस परचेज किया है, व्हेन यू परचेज अ रनिंग बिजनेस ऑफ समवन देन यू अक्वायर ऑल द एसेट्स ऑफ दैट बिजनेस एंड ऑल्सो यू आर लायबल टू ऑल द लाइबिलिटीज, राइट। तो बिजनेस अक्वायर करने वाले दिन एंट्री डलेगी दोस्तों
एंट्री डलेगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट ईयर, सन्ड्री एसेट्स, इसमें सारे एसेट्स के को लिस्ट आउट कर देना है दोस्तों, मतलब लैंड अकाउंट ईयर, बिल्डिंग अकाउंट ईयर, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ईयर, फर्नीचर, कैश, वॉट एवर इट दैट माइट बी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट ईयर टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट, जितनी भी लाइबिलिटीज़ एक्वायर हुई उन्हें भी क्रेडिट कर दीजिए आप। आई होप आप ये बात समझ रहे हैं। लाइबिलिटीज़ आई हैं अगर हमारे पास, तो अब हम लाइबल हैं उन लाइबिलिटीज़ के लिए, तो हमने उन्हें क्रेडिट कर दिया हमारे बिजनेस में। लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। एक्स अमाउंट के एसेट्स आए होंगे, वाई अमाउंट की लाइबिलिटीज़ आई होंगी, तो जो रिमाइंडर सम है नेट एसेट्स का, मतलब अगर मान लीजिए 10 लाख के एसेट्स आए और 2 लाख की लाइबिलिटीज़ आई, तो 10 लाख की वर्थ के हमें एसेट्स मिले हैं, पर हमें 10 के एसेट्स मिले हाथों हाथ, हमें 2 लाख की लाइबिलिटीज़ चुकानी भी पड़ेंगी। तो नेट हमें फ़ायदा कितने का हो रहा है, 8 लाख रुपीज़ का, तो उतना पैसा हमें देना है, उन्हें बोलते हैं नेट एसेट्स। तो जो भी हम पेमेंट करेंगे इस बिज़नेस के अगेंस्ट, वो हम क्रेडिट कर देंगे वेंडर के अकाउंट में, टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, ये जो भी पेमेंट करेंगे हम वेंडर को दोस्तों, ये पेमेंट जो हो सकता है वो नेट एसेट से कम भी हो सकता है, नेट एसेट से ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 10 लाख की एसेट्स हमने अक्वायर करी और 2 लाख की लाइबिलिटीज़ थी, है ना, जिस बिज़नेस को हमने अक्वायर किया, तो रैशनली स्पीकिंग 8 लाख उसकी नेट एसेट वर्थ है, तो इस बिज़नेस का 8 लाख देना चाहिए। हो सकता है हम इस बिज़नेस का 8 लाख की जगह 10 लाख पेमेंट कर रहे हैं, रादर 12 लाख पेमेंट कर रहे हैं, तो हम जो प्लस 4 लाख रुपए दे रहे हैं वो इस बिज़नेस की गुडविल का दे रहे हैं, राइट। और मान लीजिए कि अगर यही बिज़नेस हमें 8 लाख का बिज़नेस है पर 6 लाख में ही अक्वायर कर लिया हमने, जो बिज़नेस का सेलर होगा उसकी कोई मजबूरी होगी, तो यहाँ पर हमने -2 लाख किया, यानी कहने की बात यह है कि 8 लाख का सामान आपको 6 लाख में ही मिल गया, तो 2 लाख का आपका फ़ायदा हुआ, तो ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ये इनकम है बट ये कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है। क्यों? क्योंकि आपने बिज़नेस दूसरे बिज़नेस अक्वायर कर करके पैसा कमाने के लिए नहीं किया है, इसलिए ये जो गेन है ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो ये तो था दोस्तों इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, पर अब इसको मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है इतना, ऑल यू हैव टू डू इज़ पास दीज जर्नल एंट्रीज, द अमाउंट ऑफ ऑल द फिगर्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस एंट्री वुड बी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। दैट मीन्स कितने के एसेट्स अक्वायर किए पता होगा, लाइबिलिटीज़ पता होंगी, और जो भी परचेज कंसिडरेशन है, जिस दाम पर आपने बिज़नेस अक्वायर किया है, वो आप दोस्तों वेंडर में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना। अब सुनिएगा, अगर नेट एसेट वैल्यू के बराबर या परचेज कंसिडरेशन है, मतलब जो दाम सौदे का दाम फिक्स हुआ है बिज़नेस का, वो उसकी नेट एसेट वर्थ के बराबर है, तो आपने ना तो 1 भी रुपया गुडविल का ज़्यादा दिया, ना ही आपको 1 भी रुपये का कैपिटल रिजर्व का फ़ायदा हुआ, राइट। बट अगर बैलेंस नहीं होगा तो एसेट ज़्यादा होंगे, मतलब या तो इस एंट्री में डेबिट ज़्यादा होगा या इस एंट्री में क्रेडिट ज़्यादा होगा। तो इस एंट्री का आप बैलेंसिंग फिगर ले लीजिएगा। अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगा, दैट विल बी गुडविल अकाउंट, तो गुडविल अकाउंट DR। और अगर डेबिट ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर नीचे आ जाएगा, तो आप तब उसे क्रेडिट कर दीजिएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बोथ ऑफ दीज वुड बी बैलेंसिंग फिगर्स एंड ईदर ऑफ द वन वुड कम, दोनों साथ में ऑफकोर्स नहीं आ सकते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर की तरह आ जाएगा, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट दोस्तों। तो अगर आपने एसेट अक्वायर किया है बिज़नेस का तो उसकी एंट्री डल जाएगी एसेट अकाउंट DR टू वेंडर। फिर अगर आप वेंडर को उसके अगेंस्ट पेमेंट करेंगे तो एंट्री डल जाएगी वेंडर अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू बैंक कैश या बिल्स पेबल। अगर आपने बिजनेस अक्वायर किया तो फर्स्ट एंट्री डल जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट DR टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर। गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ईदर ऑफ द टू वुड बी अ बैलेंसिंग फिगर, गुडविल विल कम इन डेबिट एंड कैपिटल रिजर्व वुड कम इन क्रेडिट। और इस केस में भी वेंडर को जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो सेकेंड एंट्री सेम रिपीट हो जाएगी। अब सेकेंड एंट्री डालने के लिए हमें इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट भरने के लिए नंबर ऑफ़ शेयर्स चाहिएंगे, राइट दोस्तों। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा नंबर ऑफ़ शेयर्स इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन। जो शेयर्स के अगेंस्ट सेटल होनी है ना, अगर कुछ कैश में पेमेंट कर दिया है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस, अपॉन इशू प्राइस।
परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस, और ये परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड अगेंस्ट शेयर्स, जो शेयर्स के अगेंस्ट सेटल हो रही है बस वो, जो शेयर्स के अगेंस्ट सेटल नहीं हो रही है उसके साथ आपको कुछ भी नहीं करना है, उसको आपको हटा देना है, सपरेट कर देना है। मतलब अगर 10 लाख वेंडर को पेमेंट करना था, उसमें से 2 लाख बैंक चेक या बिल्स पेबल के थ्रू हो रहा है, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस आपको करना है। तो दोस्तों इतना सा है ये कॉन्सेप्ट इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ आपको, ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर 9 लाख पेबल इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का बिजनेस एक्वायर किया है 9 लाख रुपीज़ में, और इसके जो पैसे देने हैं वो देने हैं फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है हमारे शेयर की। What entries will be made in the books of X Limited? X Limited मतलब बाइंग कंपनी, उनकी बुक्स में क्या एंट्री डाली जाएंगी इफ़ सच इशू इज़ एट पार पे इशू किया आपने शेयर्स, या एट 25% प्रीमियम, राइट दोस्तों। तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन दी बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, जो बिज़नेस एक्वायर कर रही है। बिज़नेस एक्वायर कर रही है 9 लाख रुपीज़ का है, तो बेसिकली एसेट्स आए होंगे। तो दोस्तों फर्स्ट जर्नल एंट्री जो डल जाएगी वो डलेगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट DR टू एक्स लिमिटेड ने परचेज़ किया वाई लिमिटेड से, तो यहाँ पर वेंडर हो जाएगा वाई लिमिटेड, तो टू वाई लिमिटेड अकाउंट। और जो एसेट्स परचेज़ किए हैं उनकी वर्थ है 9 लाख रुपीज़। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी डाउट रहेगा आपको, बस सेम एंट्री है, वेंडर की जगह मैंने वाई लिमिटेड लिखा है, बस इतना सा किया है, एक्स सन्ड्री एसेट्स अकाउंट या टू वाई लिमिटेड अकाउंट। ठीक है दोस्तों। अब सेकेंड एंट्री जो है वो 2 केसेस दे रखे हैं हमें। तो सबसे पहले केस 1 की बात करता हूँ, इशू एट पार पे इशू हो रहा है, तो जो सेकेंड एंट्री है वो डल जाएगी वाई लिमिटेड अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पार पे इशू हो रहे हैं, तो 9 लाख रुपए का कैश देने की बजाय हम 9 लाख रुपए की कैपिटल क्रिएट कर देंगे वाई लिमिटेड के लिए एक्स लिमिटेड, यानी हमारी खुद की बैलेंस शीट में, राइट। अब मैं बात करता हूँ सेकंड केस में, जब हुआ है इशू एट 25% प्रीमियम, 25% प्रीमियम हुई, यानी इशू प्राइस हो जाएगी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, राइट दोस्तों। फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपये की, और प्रीमियम 25% माने तो 2.5 रुपीज़ इन दिस केस 2.50। सो इशू प्राइस होगी 12.50 की। फर्स्ट एंट्री ऑफ कोर्स सेम डलेगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट या टू वाई लिमिटेड। नाउ वाई लिमिटेड को पेमेंट करना है, तो उसकी एंट्री डल जाएगी वाई लिमिटेड अकाउंट DR। सेकेंड एंट्री पास कर रहा हूँ, फर्स्ट एंट्री तो सेम डलेगी, वाई लिमिटेड अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर एंट्री डालने के लिए मुझे नंबर ऑफ़ शेयर्स चाहिए। ऊपर वाले केस में नंबर ऑफ़ शेयर्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, क्योंकि कोई भी ना तो कैश में कुछ पेमेंट हो रहा था, ना ही कोई प्रीमियम इन्वॉल्व थी। पर इधर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना, नंबर ऑफ़ शेयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है दोस्तों परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन टू बी सेटल्ड अगेंस्ट शेयर इन दिस पर्टिकुलर केस इज द होल अमाउंट ऑन एसेट्स, दैट इज 9 लाख, एंड द इशू प्राइस हियर इज 12.50, है ना। प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं शेयर, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 12.5, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स जो आते हैं मेरे दोस्तों वो आते हैं 72,000 के। अब नॉर्मल एंट्री आपको पास करनी है वाई लिमिटेड में, तो क्योंकि उनका सेटलमेंट 9 लाख रुपए टोटल उनको सेटल करने, तो उधर 9 लाख आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा 72,000 इंटू 10 रुपीज़ पर शेयर, और प्रीमियम में आ जाएगा 72,000 इंटू 2.50 की जो प्रीमियम हो गई। तो 7,20,000 रुपये तो कैपिटल में आ जाएंगे, और बचे हुए 1,80,000 प्रीमियम में आ जाएंगे। वाई लिमिटेड को हमें 9 लाख रुपीज़ पे करने थे, हमने उन्हें शेयर्स इशू कर दिए, जिसके अगेंस्ट, उन शेयर्स के अगेंस्ट अगर वाई लिमिटेड पेमेंट करता कैश में, तो उसे 720 अगेंस्ट कैपिटल देने पड़ते और 180 अगेंस्ट प्रीमियम, और टोटल 9 लाख देने पड़ते। वो 9 लाख के बदले उन्होंने हमें एसेट दे दी है, जो हमने डेबिट कर रखी है फर्स्ट जर्नल एंट्री में। तो शेयर्स अगर
प्रीमियम पे इशू होते हैं तो क्या जर्नल एंट्री डलती है, ये भी आप समझे होंगे दोस्तों। और अगर शेयर्स पार पे इशू होते हैं तो एंट्री ईजी है ही। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हम जो शेयर्स इशू कर रहे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश ही है, बट वो कंसिडरेशन जो है वो सर्विसेज है रादर देन सम एसेट। मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने हमें कोई सर्विसेज प्रोवाइड की, उस सर्विस के अगेंस्ट कंपनी को कुछ पेमेंट करना बनता था और कैश में पेमेंट ना करने की बजाय हमने उन्हें शेयर्स इशू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, अ कंसल्टेंसी फर्म प्रोवाइडेड यू सम कंसल्टेंसी एंड against the fees of that consultancy services what the company is doing is issuing some shares. So उसी तरह का क्वेश्चन है। जर्नल एंट्री मैं अभी समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ट्यूलिप लिमिटेड issued 50,000 shares of 10 each credited as fully paid to the promoters. Promoters are the persons who are responsible for the formation of company. इनके दिमाग में आइडिया आता है, they take all the promotional steps, they take all the promotion, they follow the whole promotional process and form the company. So इन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी थी दोस्तों, प्रमोशनल सर्विसेज, इसलिए इन्हें 50,000 शेयर दिए 10 रुपये के। 50,000 शेयर दिए 10 रुपये के, यानी इन्होंने 5 लाख की वर्थ की प्रमोशनल सर्विसेज हमारी कंपनी के लिए करी है प्रमोटर्स, तो उसके लिए इन्हें शेयर्स दिए जा रहे हैं। तो बेसिकली प्रमोटर्स ने जो भी किया वो किस लिए किया, कंपनी को प्रमोट करने के लिए, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। यानी प्रमोटर्स को कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। ओनर्स एंड कंपनी आर सेपरेट, तो कंपनी फॉर्म करी प्रमोटर्स ने कंपनी के लिए, बेसिकली कंपनी के लिए एक वर्क किया, उन्होंने कंपनी को एक सर्विस प्रोवाइड करी कि उसे क्रिएट किया। तो जो फर्स्ट जर्नल एंट्री डलेगी वो कंपनी की बुक्स में, इन दी बुक्स ऑफ कंपनी, फर्स्ट जर्नल एंट्री पास्ड वुड बी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट DR, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सीधा सा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैश में तो ये पे हो ही नहीं रहा है ना दोस्तों, और 5 लाख रुपए इधर आ जाएगा। 50,000 शेयर, 10 रुपये का एक शेयर इशू किया गया है प्रमोटर्स को, तो प्रमोटर्स को डेबिट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी तरफ से कोई पैसा आएगा नहीं। ये शेयर्स बेसिकली सर्विसेज के अगेंस्ट दिए हैं, कंपनी का कोई कैश का आउटफ्लो हुआ नहीं, तो बेसिकली ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है। फ्री में शेयर्स दिए हैं आपने, इसके अगेंस्ट आपको कोई कैश नहीं मिला है, इसके अगेंस्ट आपको सर्विसेज मिली है, ठीक है ना। नरेशन डल जाएगा, इशू ऑफ 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच टू प्रमोटर्स। इशू 50,000 शेयर्स @10 each to promoters for whatever services they gave, ठीक है, राइट। सेकेंड जर्नल एंट्री, इसी क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। It also issued 30,000 shares of 10 each credited as fully paid to the underwriters for their commission. Underwriters are persons who take the responsibility to float the shares of the company. इनका काम होता है कि कंपनी के शेयर्स को बेचते हैं और एक प्रॉमिस भी करते हैं, काइंड ऑफ इंश्योरेंस है अंडरराइटर्स का। वो ये करते हैं कि अगर कंपनी का सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्राइब्ड रह जाता है इनके प्रॉमिस लेवल से, अगर ये पूरा शेयर अंडरराइट करते हैं, मान लीजिए 10,000 शेयर्स का इशू है और इन्होंने उस 10,000 शेयर के इशू को अंडरराइट किया, तो अगर कंपनी 10,000 शेयर मार्केट में नहीं बेच पाती है तो जितने भी कम रह जाते हैं शेयर्स वो ये अंडरराइटर्स खुद बाय कर लेते हैं। ये इनको खुद को करना पड़ता है। अंडरराइटर्स की लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, क्या जर्नल एंट्रीज ऑल इन्वॉल्व होती है, ये आप आगे अपने कोर्सेज में सीखेंगे। फिलहाल हमें बस सिंपल सी एक चीज़ सीखनी है कि अंडरराइटर्स हैं, इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की हमें, तो इनको कमीशन देना बनता था। तो सबसे पहले इनका कमीशन ड्यू करवा देते हैं एक बार, तो उसकी एंट्री डल जाएगी अंडरराइटर्स अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट DR टू अंडरराइटर्स। जो भी अंडरराइटर्स का नाम होगा हमारे ABCXYZ कंपनी जो भी है, अंडरराइटर्स अकाउंट, अंडरराइटर्स का जो भी कमीशन है। 30,000 शेयर इशू किए इन्हें 10 रुपये के ईच, यानी 3 लाख रुपए का इनका कमीशन बनता होगा दोस्तों, है ना। दैट आई एम प्रिज्यूमिंग 3 लाख रुपए का इनका कमीशन बनता होगा जो हमें इन्हें देना चाहिए था, है ना। तो हमने इसको ड्यू करवा लिया एक बार अंडरराइटर्स के नाम पे
अब मैं इन अंडर राइटर्स को पैसे देने की बजाय क्या कर रहा हूँ, शेयर्स इशू कर रहा हूँ। तो एंट्री डल जाएगी अंडर राइटर्स अकाउंट DR, अंडर राइटर्स अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सीधी एंट्री भी डल सकती थी अंडर राइटिंग कमीशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बट वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं होता। एक बार अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू करवाया जाएगा, फिर शेयर्स आप अंडर राइटर्स को इशू कर रहे हैं, तो अंडर राइटर्स अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख रुपीज़। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक बार ड्यू करवाया। प्रमोशनल एक्सपेंसेस प्रमोटर्स को ड्यू नहीं करवाते हैं क्योंकि प्रमोटर्स इनसाइडर्स हैं, बट ये ड्यू करवाना इज़ फेयर इनफ क्योंकि आउटसाइडर्स हैं, अंडर राइटर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का हिस्सा नहीं है, ये थर्ड पार्टी हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो पहले ड्यू करवाया हमने और फिर जर्नल एंट्री डाल दी अंडर राइटर्स अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट दोस्तों। तो चलिए एक और क्वेश्चन मुझे करवाना है इस टॉपिक से रिलेटेड, देन हम ये टॉपिक एंड साथ ही ये पर्टिकुलर चैप्टर वाइंड अप कर देंगे और फिर एक और चैप्टर बचेगा इशू ऑफ डिवेंचर्स, वो मैं आपको समझा दूंगा, राइट। तो चलिए अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के अंदर। किंग लिमिटेड took over assets of 25 lakh and liabilities of 6 lakh of Queen Limited. King Limited paid the purchase consideration by issuing 10,000 equity shares of 100 each at a premium of 10% and 11 lakh by bank draft. 11 लाख रुपए की तो बैंक ड्राफ्ट दी और 10,000 इक्विटी शेयर दिए। 100 रुपये का एक इक्विटी शेयर है और प्रीमियम है 10% की। नंबर ऑफ शेयर्स हमें आगे से बता रखा है। कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ किंग लिमिटेड। तो सबसे पहले हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जो भी पेमेंट हो रहा है उतनी ही परचेज कंसिडरेशन रही होगी, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल वर्थ कितना दिया है हमने, शेयर कैपिटल दी है हमने दोस्तों, इक्विटी शेयर इशू किए हैं 10,000 शेयर्स इशू किए हैं 100 रुपये के। तो 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 100 ये 10 लाख रुपए तो कैपिटल के हो गए, ठीक है। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है इन शेयर पे, 10,000 इंटू 100 रुपीज़ का एक शेयर है और 10% की प्रीमियम है दोस्तों, तो 10 रुपये की प्रीमियम हो गई, तो 1 लाख रुपए प्रीमियम के हो गए दोस्तों। फिर उसके बाद बैंक ड्राफ्ट भी दे रहे हैं, तो बैंक के थ्रू भी पेमेंट हो रहा है, वो हो रहा है 11 लाख रुपीज़ का, 11 लाख रुपीज़ का। तो टोटल पेमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है 22 लाख रुपीज़ का, राइट। टोटल पेमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है 22 लाख रुपीज़ का। दैट मीन्स परचेज कंसिडरेशन जो रही होगी वो 22 लाख रुपए की रही होगी। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। बहुत ही आसान है, जर्नल एंट्रीज 1 सेकेंड में पास हो जाएंगी। इन दी बुक्स ऑफ किंग लिमिटेड, इन दी बुक्स ऑफ किंग लिमिटेड जर्नल एंट्रीज हम पास कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। द फर्स्ट एंट्री वुड बी ऑफ द परचेज ऑफ बिजनेस, ऑफ द परचेज ऑफ बिजनेस। एसेट्स एक्वायर किए हमने 25 लाख के और लाइबिलिटी है 6 लाख रुपीज़ की। तो एंट्री डल जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट DR। एसेट्स का वैल्यू 25 लाख, तो 25 लाख। फिर क्रेडिट में लिखूँगा टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़, एक लाइन छोड़ दी मैंने कि शायद गुडविल आ सकती है। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ 6 लाख। टू वेंडर अकाउंट, हमारा वेंडर जो है किंग ने परचेज किया है क्वीन से, तो टू क्वीन अकाउंट, टू क्वीन लिमिटेड अकाउंट। और क्वीन को हमें पैसे देने, जो परचेज कंसिडरेशन है वो, तो 22 लाख रुपीज़। नाउ वाइल बैलेंसिंग दिस एंट्री यू विल फाइंड दैट 28 लाख रुपीज़ क्रेडिट में है, पर ओनली 25 लाख आर देयर इन द डेबिट। तो डेबिट में आप गुडविल अकाउंट DR कर देंगे, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 3 लाख रुपए का। गुडविल अकाउंट DR 3 लाख रुपीज़। तो इस तरीके से ये एंट्री बैलेंस ऑफ हो गई दोस्तों। अब सेकेंड एंट्री, क्वीन लिमिटेड को पेमेंट करना है तो उसकी जर्नल एंट्री डलेगी। परचेज कंसिडरेशन जो हमें चुकानी है क्वीन लिमिटेड अकाउंट DR 22 लाख इज़ दी सम दैट आई एम सपोज टू पे देम।
इसके अगेंस्ट मैं शेयर्स इशू कर रहा हूँ तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और थोड़ा पैसा बैंक ड्राफ्ट के थ्रू हो रहा है तो टू बैंक अकाउंट। सबके पैसे मुझे क्लियरली पता है। 10 लाख रुपए कैपिटल में आ जाएंगे, 1 लाख रुपए प्रीमियम के आ जाएंगे, और 11 लाख रुपए का चेक तो क्या बैंक ड्राफ्ट बन जाएगी। तो इस तरीके से ये पेमेंट हो गया। नरेशन आप लिख दीजिएगा, बीइंग बिजनेस परचेज एंड एसेट्स अक्वायर्ड ऑफ 25 लाख अगेंस्ट लाइबिलिटीज ऑफ 6 लाख फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 22 लाख। ये फर्स्ट जर्नल एंट्री का नरेशन हो जाएगा। सेकंड, बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड थ्रू इशू ऑफ शेयर्स ऑफ 10,000 at of 100 each at a premium of 10% and by issuing a bank draft of 11 lakh। मिनिमलिस्टिक या कोई मॉडिफाइड वर्जन ऑफ नरेशन भी अगर आप लिखते हैं, आप काफ़ी समझदार हैं तो वो सब भी चलेगा, बट नरेशन एग्ज़ाम में लिखनी है, भूलनी नहीं है। और दोस्तों ये था टॉपिक जब हम शेयर्स इशू कर रहे थे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मैंने आपको समझाया कि बिज़नेस एक्वायर करते हैं तो किस तरीके से जर्नल एंट्रीज डलती हैं, एसेट एक्वायर करते हैं तो कैसे जर्नल एंट्रीज डलती हैं, पार पे इशू होता है तो क्या सेकेंड एंट्री पे इम्पैक्ट आता है, प्रीमियम पे इशू होता है तो सर्विस प्रोविजन के अगेंस्ट अगर हम प्रमोटर्स को या अंडर राइटर्स को शेयर इशू करते हैं तो किस तरीके से एंट्री डलती हैं। इस असाइनमेंट के साथ आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उन्हें ज़रूर से कर लीजिएगा। ये टॉपिक आपका थरली क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क मी एट एनी टाइम। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। By the next session we would be starting a new chapter, so I expect that you finish up any backlog that you have up till now so that you understand the next chapter thoroughly and clearly. And the next chapter is, if not exactly same but more or less similar to this particular chapter, यहाँ पर shares का issue है, वहाँ पर debentures का। So till next time, till the next session, keep studying, keep enjoying life. Bye for now guys, and I wish that you have a great day today.